भारत का एक ऐसा डॉन जो भले ही आज भारत में ना रहता हो, मगर आज भी उसका दबदबा इतना चलता है कि अगर कहीं फ़ोन आ जाए ना उसका, तो लोगों की पैंटें ही गीली नहीं होती, हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो जाती है। और वो एक ऐसा डॉन है भारत का जिसका अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो जिंदा है या मुर्दा है। जिंदा भी है तो कहाँ है और कैसा है। वो डॉन है दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड से नाता रखने वाला दाऊद इब्राहिम, जिसने किसी समय पे अपना इतना खौफ बनाया मुंबई में। डी कंपनी के नाम से अपनी गैंग बनाई। डी कंपनी का इतना खौफ पूरे देश भर में ही नहीं, देश के साथ साथ अन्य 15 देशों में भी उसका सिक्का चलता था। वही दाऊद इब्राहिम। बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी की, पूरे रहस्य की, कैसी उसकी कहानी रही बचपन से लेके अब तक या अंत तक। दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर जिनका नाम था, उनकी इब्राहिम कास्कर की पत्नी अब्बू अमी, जो कि निराले शाह बाबा पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। निराले शाह बाबा उस समय के ऐसे थे कि वो जो भी भविष्यवाणी करते वो सच हो जाती। तो जो इब्राहिम कास्कर है वो एक हेड कांस्टेबल थे, दाऊद इब्राहिम के पिता। वो निराले शाह बाबा के पास जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। निराले शाह बाबा उन्हें कहते हैं कि उनका एक बेटा होगा जो कि एक समय पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला। अब इब्राहिम कास्कर को उनकी भविष्यवाणी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है। अब फिर एक दिन आता 26 दिसंबर 1955, 26 दिसंबर 1955। ये एक ऐसा दिन था जब इब्राहिम कास्कर के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि इब्राहिम कास्कर का बेटा, दूसरा बेटा दाऊद इब्राहिम होता है। अब निराले शाह बाबा की भविष्यवाणी होने पर वो दाऊद इब्राहिम पर काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि निराले शाह बाबा ने पहली भविष्यवाणी की होती है और दाऊद इब्राहिम कास्कर का दूसरा बेटा होता है, उससे बड़ा उसका एक और भाई होता है। वहीं उस समय इब्राहिम कास्कर मुंबई के डोंगरी इलाके में जा बसता है और मुंबई में उस समय राज होता है अंडरवर्ल्ड के कुछ ऐसे डॉन जिनका मुंबई में राज चलता है, हाजी मस्तान और करीम लाला और हाजी मस्तान इस समय दोनों ही बहुत बड़े नाम थे। अंडरवर्ल्ड के दोनों ही बहुत बड़े डॉन थे। और जो इब्राहिम कास्कर हैं वो एक हेड कांस्टेबल के साथ साथ इन दोनों से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता रखते थे, क्योंकि हेड कांस्टेबल थे। अब हाजी मस्तान से भी उनका अच्छा रिश्ता था, अच्छी बातें थी इब्राहिम कास्कर की। वहीं करीम लाला से तो उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब उन्हें पता चला कि दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ है तो उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत रखी। करीम लाला ने एक बहुत बड़ी दावत रखी दाऊद इब्राहिम के जन्म होने के साथ। तो वहीं करीम लाला को यह नहीं पता था कि यही लड़का उसका जो साम्राज्य ख़त्म कर देगा, दाऊद इब्राहिम नाम का, और वह यही इसको एक दिन मारेगा, करीम लाला को। अब आगे चल के होता कुछ ऐसा, दाऊद इब्राहिम बड़ा होने लगता है। पिताजी हेड कांस्टेबल होते हैं इब्राहिम कास्कर। अब जहाँ जो दाऊद इब्राहिम है उसके साथ साथ उसके 11 बहन भाई और थे। उनके पिता इब्राहिम कास्कर के पास 12 बच्चे थे, जिसमें से दाऊद इब्राहिम दूसरे नंबर का था। अब जो इब्राहिम के अलावा उसके और भाई थे, 5 और भाई, उनका दाखला इब्राहिम कास्कर एक म्यूनिसिपलिटी स्कूल में करा देते हैं। उनकी बहनों का दाखला उर्दू मीडियम स्कूल में कराया जाता, और वहीं दाऊद इब्राहिम, जो कि इनमें सबसे ज़्यादा खास होता है, उसका कराया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। अब जब दाऊद इब्राहिम 11 साल का हो जाता है, 6ठी क्लास में दाऊद इब्राहिम होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहीं एक ऐसी आपदा उनके परिवार के ऊपर हाथ टूटती है जिससे उनका परिवार का हाल बिल्कुल बिगड़ जाता है। 1966 इब्राहिम कास्कर से एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस बिगड़ जाता है, मर्डर केस, जिसके कारण उसे सस्पेंड होना पड़ता है। उसके कारण उनकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दाऊद इब्राहिम की पढ़ाई छूट जाती है। उसके बाद
बहुत बुरे हालात आ जाते हैं। डोंगरी इलाके में रह रहे होते हैं इब्राहिम कासकर अपने बच्चों और बीवी के साथ। अब जब दाऊद इब्राहिम 14 साल का होता है, दाऊद इब्राहिम पहली चोरी करता है। इसकी भनक लग जाती है दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कासकर को। वो उसकी खूब पिटाई करते हैं और कहते हैं कि वो आज के बाद चोरी नहीं करेगा, ऐसा दाऊद इब्राहिम से कहलवाते हैं। मगर दाऊद इब्राहिम कभी भी नहीं सुधरता और दाऊद इब्राहिम लगातार इस में आगे ही बढ़ता चला जाता अपराध की दुनिया में। वहीं जब दाऊद इब्राहिम चोरी, ठगी जैसे मामलों में जिसके नाम आते जा रहे थे आगे आने वाले समय में, और दाऊद इब्राहिम ने कुछ ऐसे जो लोकल उसके साथी हैं उनसे हाथ मिला लिया था, उनके साथ रहने लगा था जो ये सब काम करते थे उस इलाके में, चोरी का, डकैती का और छोटे मोटे अपराध, मार पिटाई। अब उसके बाद धीरे धीरे आ जाता है एक और दाऊद इब्राहिम की जो है एक दुकान खोलता है मुंबई के ही एक मार्केट में, एक इलाके में, जहाँ पे विदेशी घड़ियाँ बेचने के नाम पे वो अपने साथियों के साथ ठगी करता है, लोगों से धोखाधड़ी करता है। अब उसके अपराध और भी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। ये मामले उसके पुलिस केस में भी जाने लगे थे, पुलिस FIR भी होने लगी थी। जो विदेशी घड़ियाँ बेचता था दाऊद इब्राहिम, उस पर दाऊद इब्राहिम के पिता काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके थे। अब जब दाऊद इब्राहिम बड़ा होता है उस समय दाऊद इब्राहिम कुछ एक लोकल गैंग से हाथ मिला लेता है, बासु दादा गैंग से। बासु दादा गैंग से हाथ मिलाने के बाद जब उसके पास थोड़ी सी पावर और थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो बासु दादा को धमकाने लगता, आंख दिखाने लगता है, बासु दादा के सामने आने लगता है। इससे बासु दादा जो है उसमें भी जो जिसके साथ उसने कभी गैंग ज्वाइन किया था आज उसी को आंख दिखाने लगता है। धीरे धीरे बासु दादा गैंग से वो अलग हो जाता है और बासु दादा गैंग से दाऊद इब्राहिम की एक दुश्मनी बन जाती है। और जब दाऊद इब्राहिम की बासु दादा गैंग से दुश्मनी चल रही होती है उसी बीच होता कुछ ऐसा है, बासु दादा उसके बड़े भाई और उसके पिता इब्राहिम कासकर की खुले आम कहीं बेइज्जती कर देता है। वो यही बात दाऊद इब्राहिम को चुभी रहती है और तो वही दाऊद इब्राहिम अब उसे मारने की ठान लेता है, खुलेआम बासु दादा पर मारने के हमले करता है। जब बासु दादा ने उसके पिताजी और उसके भाई की बेइज्जती कर दी शब्बीर की, तो जो दाऊद इब्राहिम है जान से मारने की कोशिश की बासु दादा को, वहीं की वहीं उसके साथ साथ बासु दादा का जो पूरा गैंग है उसे ही ख़त्म कर दिया। बासु दादा का नाम ही मिटा दिया दाऊद इब्राहिम ने महज 19 साल की उम्र में। वहीं हाजी मस्तान के लिए जो है काम करने लगा दाऊद इब्राहिम 1970 में के दशक में हाजी मस्तान के लिए काम करने लगा और कुछ समय के लिए हाजी मस्तान के साथ काम किया। वहीं हाजी मस्तान के साथ जो आमना सामना हो दाऊद इब्राहिम का वो इस प्रकार हुआ कि एक दिन हाजी मस्तान के कुछ दोस्तों को पठान गैंग से हाजी मस्तान के दोस्तों को नहीं, दाऊद इब्राहिम के दोस्तों को हाजी मस्तान ने पठान गैंग के आदमी से पिटवा दिया। दाऊद इब्राहिम के ये बात चुभने लगी क्योंकि उसके दोस्तों को हाजी मस्तान ने पठान गैंग से पिटवा दिया। बदला लेने के लिए हाजी मस्तान से भिड़ गया दाऊद इब्राहिम। हाजी मस्तान से बदला लेने के लिए वो यहाँ तक पहुँच गया कि उसका जो हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए मैरीना हिल्स से एक जगह जाने थे, अब उसको लूटने का प्लान बनाया दाऊद इब्राहिम ने। महज 19 साल की उम्र का था उस समय दाऊद इब्राहिम और 19 साल की उम्र में ही उन पैसों को लूट लिया जो कि हाजी मस्तान के नहीं थे। बाद में पता चला वो मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक का पैसा था। यहीं पुलिस इसकी छानबीन करने लगी, पुलिस के साथ सीधा आमना सामना हो गया दाऊद इब्राहिम का। और वहीं जो इस पुलिस कर्मी इसकी जांच कर रहे थे उनमें उसका पिता भी शामिल था। जब उसके पिता को पता चला कि इसका खिलाड़ी कोई और नहीं उसका बेटा दाऊद इब्राहिम है, तो दाऊद इब्राहिम पुलिस वाली जो बेल्ट होती है, जो पुलिस के पास बेल्ट होती है, उसी बेल्ट से पीटते दाऊद इब्राहिम को पुलिस स्टेशन तक लेके गए और अफसरों के सामने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की और काफ़ी ज़्यादा मारपीट की दाऊद इब्राहिम की। वहीं दाऊद इब्राहिम जेल के अंदर चला गया। उसके पिताजी ने उसका सरेंडर किया था, तो इसके कारण दाऊद इब्राहिम जल्दी जेल से छूट गया। जेल से छूटने के बाद दाऊद इब्राहिम ने ये अपराध की दुनिया नहीं छोड़ी।
ये अपराध की दुनिया ना छोड़ी और बाहर आकर उसने ऐसे ऐसे अपराध किए, ऐसे ऐसे कारनामे किए, ऐसे ऐसे काम किए कि अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम एक खास नाम बन गया। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का एक डंका बजने लगा। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम ही दाऊद इब्राहिम होने लगी। ऐसे ऐसे अपराध किए दाऊद इब्राहिम ने उस समय। अब अब हुआ ऐसा कि जो खालिद पहलवान बासु दादा का खास हुआ करता था, उसके साथ मिलकर अपनी गैंग बना ली दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर ने, और गैंग को नाम दिया डी कंपनी का। डी कंपनी के नाम से उभर रही ये गैंग। वहीं हाजी मस्तान जो अंडरवर्ल्ड छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स में घुस गया था। हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था। इसी के कारण दाऊद इब्राहिम को वो सभी धंधे मिल गए जो हाजी मस्तान के पास थे, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड ट्रेड, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग। ये सभी धंधे दाऊद इब्राहिम के हाथों लग गए और दाऊद इब्राहिम की का जो कमाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो चाहता था वो ही होने लगा। अंडरवर्ल्ड में उसके चर्चे, बॉलीवुड में उसका खौफ, और वहीं करीम लाला को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। करीम लाला के अंदर दाऊद इब्राहिम के लिए दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि करीम लाला जिसने उसके होने पर दावत दी थी वही करीम लाला का कंपटीशन बना बैठा है, और वही करीम लाला को इसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो धंधे उसके पास थे पहले उन धंधों पर पठान गैंग का कब्जा था, जो कि करीम लाला की गैंग थी, पठान गैंग। उसके कारण करीम लाला और डी कंपनी दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच जो है आप दिन दहाड़े कभी भी मुंबई में ऐसा मंजर बन गया कि दोनों गैंग दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। दोनों गैंग आपस में एक दूसरे को मार गिरा रही थी। वहीं बीच में आए हाजी मस्तान सुलझावड़ा करवाने के लिए। हाजी मस्तान ने सुलझावड़ा करवाया दोनों गैंगों का, पठान गैंग का भी और वहीं दाऊद इब्राहिम गैंग का भी, डी कंपनी का भी। और ये कुछ समय तक तो सही चला, कुछ महीनों तक, मगर फिर वही करीम लाला और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच लगातार गोलियां चलती रही। दोनों तरफ से गैंगों के आदमी मरते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को घेर लिया और दाऊद इब्राहिम की खूब पिटाई कर दी। और करीम लाला ने ये पिटाई कर दी। वहीं अब होता कुछ ऐसा है, दाऊद इब्राहिम की पिटाई के बाद 1981 आ जाता है, 1981 में दाऊद इब्राहिम गैंग डी कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि करीम लाला गैंग उसका सामना नहीं कर पाती। करीम लाला गैंग जो कि पठान गैंग होती है करीम लाला की, उस गैंग पर दाऊद इब्राहिम की गैंग भारी पड़ने लगती है। तो इसी के चलते जब करीम लाला को ये पता चलता है कि डी कंपनी दाऊद इब्राहिम गैंग उससे पठान गैंग से ताकतवर हो चुकी है, अब वो उसका सामना नहीं कर सकते। वहीं उस समय एक और सितारा उभर रहा था। सितारा नहीं, एक और अपराध की दुनिया में एक और नाम गूंज रहा था। मनिया सूरवे उस समय नया नया उठ रहा था। मनिया सूरवे से हाथ मिला लेता है पठान गैंग का बादशाह करीम लाला। और वहीं होता कुछ ऐसा है कि करीम लाला एक जिम्मेदारी सौंप देता है मनिया सूरवे को कि उसको उसके बड़े भाई दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर को मारना है। वहीं 12 फरवरी 1981 को ये मौका मनिया सूरवे को मिलता कि वो उसके बड़े भाई दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर को मार देता है। और जब दाऊद इब्राहिम को पता चलता है उसके बड़े भाई को मार दिया गया, तो अब ये सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं, उसके लिए एक आपसी रंजिश भी बन चुकी थी। अब उसे बदला लेना था दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भाई को मनिया सूरवे ने मार दिया था। अब मनिया सूरवे एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है साल 1983 में। 1983 जनवरी में मनिया सूरवे पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। मगर दाऊद इब्राहिम ने ठान ली थी कि उसे उसकी भाई का बदला लेना है, करीम लाला के भाई इब्राहिम से। इब्राहिम खान से उसे अपने भाई का बदला लेना है, उसकी भाई की मौत से, करीम लाला के भाई की मौत से। वहीं 1986 में उसके भाई को वो बेरहमी से मरवा देता है। और उसका एक भतीजा समद खान
जिसे वो 1984 में ही मरवा देता, 1984 को अक्टूबर में। वो कुछ ऐसा होता है किस्सा कि जो समद खान होता है वो करीम लाला का भतीजा होता है। करीम लाला का भतीजा उसके भाई नूर को, उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम का, उसे पीट देता है और उसका बदला लेने के लिए वो समद खान को 1984 में दाऊद इब्राहिम खुद अपने साथियों के साथ उसे मार देता है। अब उसके भतीजे को मारने के बाद, उसके भाई को 1986 में मारने के बाद करीम लाला गैंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है उसकी तरफ। उसके बाद अब 1986 में जब वो उसके भाई को मरवा देता है, वहीं उसका गैंग इतना मजबूत हो जाता है, डी कंपनी इतनी मजबूत हो जाती है, अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 पर हो जाते हैं दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का डंका बजने लगता है। स्मगलिंग, एक्सट्रॉक्शन, रियल एस्टेट, गोल्ड ट्रेड, बॉलीवुड, मैच फिक्सिंग, सभी जगह दाऊद इब्राहिम का नाम चलने लगता है। अब दाऊद इब्राहिम केवल ऐसे कोई धंधा नहीं होता जहां से दाऊद इब्राहिम को हफ्ता नहीं आता, पैसे नहीं आते, या वो धंधा उसका नहीं होता। करोड़ों अरबों की कमाई अब दाऊद इब्राहिम के पास होने लगती है। अब जो गैंगे थी मुंबई की अंडरवर्ल्ड गैंगे, या तो सभी गैंग जो उसके अपोजिट गैंग थी उनको या तो ख़त्म ही कर दिया था दाऊद इब्राहिम ने, या फिर इतना कमज़ोर कर दिया कि वो उसका सामना ही नहीं कर सकती। ऐसा दाऊद इब्राहिम ने अपना साम्राज्य फैलाया। अब दाऊद इब्राहिम, एक फिल्म रिलीज हुई थी 1985 में मंदाकिनी नाम से, जिसमें एक नई हीरोइन लॉन्च की गई थी। तो वहीं उसी हीरोइन पर की चर्चा पूरे देश भर के साथ साथ विदेशों में भी हो रही थी। उस पर नज़र चली जाती है दाऊद इब्राहिम की। वहीं उसके साथ उसके अफेयर भी बताए जाते हैं दाऊद इब्राहिम के। मगर इसकी पुष्टि जब होती है जब दाऊद इब्राहिम के घनी क्लोज दिखाई देती हैं दुबई में ये एक्ट्रेस, तो पता चलता है कि इनका अफेयर है। और ऐसा कोई ही एक्ट्रेस रही होगी जिसका अफेयर दाऊद इब्राहिम के साथ ना चला हो। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम ने अपना ऐसा पंजा रख दिया था, अपना ऐसा खौफ बैठा दिया था कि जो बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर्स होते थे वो उसके नीचे काम करते थे, उसके कहने पर काम करते थे। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स से वो हफ्ता वसूलता था और जिसे चाहे उसे फिल्मों में जो है रिलीज करवाता था। बड़े कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो लॉन्च करने हो अपनी मर्जी से लॉन्च करवाता था फिल्मों में, और बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को भी वो अपनी मर्जी से फिल्म दिलवाता था। जिसका कैरियर ख़त्म करना चाहता था उसका कैरियर ख़त्म करता था दाऊद इब्राहिम। खौफ बैठा रखा था पूरे बॉलीवुड में। और दाऊद इब्राहिम बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में अपना पैसा लगाता और उससे करोड़ों की कमाई करता। वहीं वो शौकीन था जो क्रिकेट मैच होते हैं उनमें सट्टेबाजी, वहीं मैच फिक्सिंग भी करवाता था। पाकिस्तान और भारत के बीच एक मैच हुआ था 1986 में शारजाह में, तो वहीं दाऊद इब्राहिम जो वीआईपी लाउंज में दिखते थे हर मैच में, तो वो वहाँ पहुँचता है एक एक्टर के साथ। तो वहीं जब कपिल देव भी वहीं होते हैं जो उस मैच में होते हैं, जब वो ड्रेसिंग में वहाँ उन्हें मिलता तो वो कहता कि ये आदमी कौन है और जल्दी से बाहर निकालो यहाँ से। तो मुंह लटकाए दाऊद इब्राहिम वहाँ से बाहर निकल जाता है। मगर ये किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेगा, जो कि एक अंडरवर्ल्ड का इतिहास है। उसके इतिहास में ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ था उस समय। और उस समय 1986 में ही जब इंडिया के प्लेयर्स से दाऊद इब्राहिम ने ये भी कहा था कि अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो वो सभी को एक टोयोटा कोरोला गिफ्ट करेगा, ऐसा दाऊद इब्राहिम कहता है। अब जैसे ही दाऊद इब्राहिम का इतना बड़ा नाम होता है, वहीं दाऊद इब्राहिम के पीछे पुलिस भी लग जाती है। पुलिस लगातार जो केसेस होते हैं दाऊद इब्राहिम पर, उनकी जांच करने लगती है। वो केसेस होते हैं मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग जैसे बड़े बड़े केस। मुंबई में एक नया कमिश्नर आता है DS सोमन, जो कि उनके पीछे पड़ जाता है दाऊद इब्राहिम के केसों को खंगालने में लगता है। पूरी एक टीम बनाई जाती है दाऊद इब्राहिम पर। और
एक दिन होता कुछ ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम को ये अपने भरोसा हो जाता कि अब इंडियन पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, एजेंसियां जो उसे छोड़ेंगी नहीं, अगर वो इंडिया में रहेगा तो वो खतरे में है। इसी के साथ साथ वो प्लानिंग करता है कि वो अपने साथियों के साथ जो उसके खास होते हैं और अपने परिवार के साथ भारत छोड़ देगा। वहीं क्राइम ब्रांच दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर रही होती है। होता कुछ ऐसा है कि डी कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर छापेमारी करने के लिए पहुँचती है क्राइम ब्रांच, मगर वहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जब तक दाऊद इब्राहिम अपने परिवार और अपने खास इंसानों के साथ भारत छोड़कर दुबई जा पहुँचता है, दुबई से अपना पूरा नेटवर्क चलाता है, भारत में डी कंपनी को चलाता है और दुबई के साथ साथ और भी कई देशों में अपना राज चलाता है। उसके साथ साथ और भी कई देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर देता है दाऊद इब्राहिम। और उसकी गैंग में, डी कंपनी में जो दाऊद इब्राहिम की पोस्ट थी वो नंबर 1 की थी। अब उसके साथ साथ जो उसके साथी थे, जो उसके खास थे दाऊद इब्राहिम के, वो हैं छोटा राजन थे उस समय, मोहन कुट्टन, छोटा शकील, गुरु सत्तम और शरद सेठी। ये उस समय दाऊद इब्राहिम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और ख़ास थे। छोटा राजन की पोस्ट नंबर 2 की थी और जो छोटा शकील है, इसको ये अच्छा नहीं लगता था कि वो छोटा राजन जो दाऊद इब्राहिम का खास है कि वो छोटा राजन का खास हो, वहीं छोटा शकील भी दाऊद इब्राहिम का खास बनना चाहता था। और शरद सेठी और छोटा शकील दोनों दाऊद इब्राहिम के कान इसीलिए भरते कि छोटा राजन के मतलब अपोजिट कान भरते थे। वो छोटा राजन उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो दूसरे नंबर पर है डी कंपनी में। वहीं एक समय एक दुबई में एक पार्टी के दौरान वो दाऊद इब्राहिम से शरद सेठी कहता है कि जो छोटा राजन है वो उस दाऊद इब्राहिम के साथ रहकर अपनी एक अलग गैंग खड़ी कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दाऊद इब्राहिम पर भारी पड़ जाए। वहीं से दाऊद इब्राहिम और उसके बीच दरार शुरू हो गई, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि जो दाऊद इब्राहिम है उसकी बहन के पति को उसकी जो एक अपोजिट गैंग, एंटी गैंग, अरुण पालवी गैंग, उसने उसके जीजा को मार गिराया था। अब उसे उसका बदला लेना था। बदला लेने की जानकारी सौंपी गई थी छोटा राजन को। छोटा राजन बदला नहीं ले पाया, क्योंकि उसके बाद जो है जिम्मेदारी सौंपी छोटा शकील को, क्योंकि जो मुंबई का जे हॉस्पिटल है, जो उसके शूटर्स थे जिन्होंने शूट किया था, उसके जीजा को वो जे हॉस्पिटल में कड़ी निगरानी के बीच थे। वहीं छोटा शकील ने 500 राउंड फायरिंग करके सैलिस नाम के एक शूटर को मार गिराया। वहीं विपिन बच गया, क्योंकि और उसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी उसमें मारे गए। तो छोटा शकील पास आने लगा दाऊद इब्राहिम के। वहीं जब शरद सेठी ने दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन के बारे में कहा तो दाऊद इब्राहिम उसे अपनी पर्सनल मीटिंग्स से भी दूर रखने लगा। डी कंपनी की जो पर्सनल जो मीटिंग्स होती थी उनसे दूर रखने लगा छोटा राजन को। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दरार पड़ना शुरू हो गई। अब लगातार ऐसा ही होता रहा। वहीं आगे ऐसा चलता रहा कि दाऊद इब्राहिम ने एक जो धमाका करवाया मुंबई में, वो भी पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर। वो कुछ ऐसा हुआ कि 1992 दिसंबर में कार सेवकों की भीड़ों ने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में गिरा दिया, जो कि सालों से एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। वहीं दंगे उठ पड़े, दंगे भड़क गए पूरे देश भर में और मुंबई में भी ये दंगे उठे। वहीं दाऊद इब्राहिम ने इसका बदला लेने की सोची और आईएसआई से हाथ मिला लिया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। और जो दाऊद इब्राहिम है उसका खास अब्बू सलीम के जरिए दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से RDX, ग्रेनेड और राइफल जैसी वस्तुएं भारत भिजवाईं अब्बू सलीम के हाथों। और मार्च 1993 को मुंबई में 12 धमाके हुए एक साथ, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए और पूरी मुंबई दहल उठी। पूरी मुंबई में ये एक सबसे बड़ा हमला था, पूरी मुंबई में ही नहीं पूरे देश में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था उस समय का। अब दाऊद इब्राहिम के पीछे पुलिस हाथ धो के लग पड़ी। वहीं दाऊद इब्राहिम पुलिस के हाथ नहीं लगा, मगर कई
बहुत अरेस्टिंग पुलिस ने इसमें की इस केस में। वहीं दाऊद इब्राहिम दुबई छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, पाकिस्तान में रहने लगा और वहीं से ही अपना जो डी कंपनी है उसे चलाने लगा। लगातार दाऊद इब्राहिम का खौफ वैसा ही था जैसा पहले था भारत में, वंडर वर्ल्ड में सभी कुछ ऐसा ही था। वहीं पाकिस्तान से सभी को ऑपरेट करने लगा। वहीं 1997 में जो कि हुआ ऐसा, जो गुलशन कुमार एक म्यूजिक प्रोड्यूसर टी सीरीज कंपनी के मालिक, उन्हें मरवा दिया क्योंकि जो अब्बू सलीम जो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी, वो उनसे 5 लाख महीने की एक्सटॉर्शन की मांग कर रहा था। वहीं उसने कह दिया कि वो ये रुपए उन्हें देने से अच्छा तो वैष्णो देवी के मंदिर में दान करेंगे। तो 1997 में गुलशन कुमार को मरवा दिया। और इससे पहले जो एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस थी, उनके साथ भी लगातार संबंध बने रहे। हर एक्ट्रेस के साथ नाम आता। वहीं एक एक्ट्रेस के वो इतने दीवाने हो चुके थे जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी अनीता, उन्होंने एक डायरेक्टर से कहा था कि उन्हें फिल्म में साइन करने के लिए, उन्होंने उसे उनके कहने पर उसे फिल्म में साइन नहीं किया तो दाऊद इब्राहिम ने उसकी हत्या करवा दी। ऐसा बन चुका था दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से बैठा सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। वहीं सलमान खान के भी उससे कनेक्शन दिखाई दिए थे। छोटा राजन के साथ एक पिक्चर जो कि सामने आई थी सलमान खान की, वहीं लगातार आरोप लगते रहे और सेलिब्रिटीज से के साथ कनेक्शन होना दाऊद इब्राहिम की आम बात थी। अनिल कपूर के साथ भी दाऊद इब्राहिम एक मैच में देखे गए। वहीं फिल्मों को भी फाइनेंस कर रहे थे लगातार दाऊद इब्राहिम। डी कंपनी लगातार जो है पैसा लगा रही थी, करोड़ों की पैसे कमा रही थी यहाँ से, फिल्म मेकिंग से भी, अपने प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगा करके इंडिया के बॉलीवुड में ही। और अनिल कपूर जो उनके साथ देखे गए थे, वहीं ऋषि कपूर ने भी ये दावा किया था कि उनकी 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। और जो 1993 में जब जेल गए थे संजय दत्त, वहीं उन पर भी ये आरोप लगा था कि उन्हें पर जो हथियार पाए गए हैं वो दाऊद इब्राहिम ने उनके पास भेजे हैं। और जब साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, जब 2000 में रिलीज होने वाली थी, उसके प्रोड्यूसर नाजिम रजवी को जेल भेजा गया था, उसके डायरेक्टर को भी जेल भेजा गया था। उन पर भी ये था कि ये फिल्म जो फाइनेंस की है वो दाऊद इब्राहिम ने की है, दाऊद इब्राहिम के खास छोटा शकील ने इसे फाइनेंस किया है, ऐसे उन पर आरोप लगे थे। वहीं उनको जेल भी भेज दिया गया था 2004 में। 2001 में फिल्म रिलीज हुई थी चोरी चोरी चुपके चुपके। अब पूरी इंडिया पुलिस, पूरी एजेंसीज सभी लगी हुई होती हैं किसको मारने में, दाऊद इब्राहिम को मारने में, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के चक्कर में। वहीं एक सबसे बड़ी खबर पूरी जो हमारे क्राइम रॉ एजेंट्स होते हैं उनको लगती है, इंडियन पुलिस को लगती है कि दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी का जो शादी है, जो सेरेमनी होने वाली है, वो होने वाली है दुबई के ग्रैंड हयात होटल में, वो की पूर्व के क्रिकेटर जावेद के साथ, पाकिस्तान के। तो इस पर एक सीक्रेट प्लान तैयार करते हैं इंडियन पुलिस के चीफ रह चुके रिटायर्ड अजीत डोभाल, उनको ये काम सौंपा जाता है। वहीं ये छोटा राजन को भी अपने साथ ले लेते हैं। छोटा राजन के कुछ लोग उनसे मिलते हैं और मुंबई के एक होटल में ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे क्या करना है। वो उनको सारी प्लानिंग समझा रहे होते हैं अजीत डोभाल कि कैसे क्या। वहीं इसकी भनक लग जाती है मुंबई पुलिस को। वो पूरे होटल को मुंबई पुलिस घेर लेती है। घेरने के बाद अजीत डोभाल के समझाने के बाद भी वो छोटा राजन के आदमियों को नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्हें पहले भनक लग चुकी थी कि छोटा राजन के आदमी मुंबई में है। वो अजीत डोभाल ने उनको खूब समझाया, मगर छोटा राजन के आदमियों को अरेस्ट कर लेती है मुंबई पुलिस। और फिर लगातार जो है ये जो मिशन है ये नाकामयाब होता है और दाऊद इब्राहिम बार बार बच जाता है अपनी मौत से। अब ये मिशन यहीं रुक जाता है, उस सब कुछ हो जाता है ग्रैंड हयात होटल में। दाऊद इब्राहिम अब भी सेफ ही होता है, क्योंकि जो छोटा राजन है वो इसे इसलिए नहीं मरवा पा रहा था कि वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान में है, और दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच आपस में बहुत ज़्यादा जो आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। वहीं छोटा राजन उसको मरवाना चाहता था दाऊद इब्राहिम को, दाऊद इब्राहिम मरवाना चाहता था छोटा राजन को। अब छोटा राजन
की भनक लगी कि वो बैंकॉक में है दाऊद इब्राहिम को। वहीं छोटा शकील को ये जिम्मेदारी सौंपी छोटा राजन की जो है मारने की। वहीं बैंकॉक में छोटा शकील ने अपने शूटर्स भेजे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, मगर छोटा राजन उस समय बच गया। और फिर छोटा राजन ने तब इंडिया के साथ हाथ मिलाया, इंडियन पुलिस के साथ, दाऊद इब्राहिम को मरवाने के लिए, जब वो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को अपने शूटर से नहीं मरवा पा रहा था कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद। तब उसने हाथ मिलाया भारत की एजेंसियों के साथ, मगर वो मिशन भी नाकामयाब रहा, असफल रहा। और वहीं अब साल 2008 आ चुका होता है और साल 2008 में फिर से एक टेररिस्ट अटैक होता है, 26/11 टेररिस्ट अटैक मुंबई में। वहीं उसमें भी हाथ पाया जाता है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम का खास हाथ पाया जाता है इस टेररिस्ट अटैक में। टेररिस्ट अटैक में हाथ होने के बाद 2013 में एक IPL मैच फिक्सिंग होती है, उसमें भी दाऊद इब्राहिम का जो डी कंपनी है वो उस मैच फिक्सिंग के पीछे होती है। और जो मुंबई पुलिस है वो लगातार अंडरवर्ल्ड के इस डी कंपनी को, इसको पूरे अंडरवर्ल्ड के राज को ख़त्म करने में लगी हुई होती है मुंबई में। वहीं जब पुलिस कर्मी, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर जो इन गैंगस्टर्स की बातें होती हैं उनको सर्विलेंस पर सुनते हैं, तो साल 1999 में एक और खुलासा होता है कि जो एक सेशन जज है वो छोटा शकील से बात कर रहा होता है। वो उसके 2 आदमियों को छोड़ने की बात करता है, छोटा शकील के बरी करने की, और वहीं अपनी एक चार्जशीट जो फाइल उसकी 40 लाख की एक कंपनी में रुकी हुई है उसे पास करवाने की बात करता है छोटा शकील से। इसी जानकारी को क्राइम ब्रांच में दे देता है वो असिस्टेंट कमिश्नर। क्राइम ब्रांच के चीफ सेशन कोर्ट के उस जज को जो है सस्पेंड करवा देते हैं। उसी कोर्ट में उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलता है। और वहीं जहां पूरे कुछ ऑफिसर्स, मुंबई पुलिस पूरी इसको ख़त्म करने में लगी हुई होती है, दाऊद इब्राहिम को, राज को, जो डी कंपनी है उसको, वहीं कुछ करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट जजेस, करप्ट सरकार की वजह से ये सब, इनकी सब की मेहनत पर पानी फिरता रहा है। अभी तक उस पर नकेल नहीं कर पूरी तरीके से नकेल नहीं गिर पा रही है मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम पर। और वहीं दाऊद इब्राहिम जो है लगातार उनके मारे जाने की भी खबर आ चुकी है कि वो कोरोना में मारा गया या हार्ट अटैक से मारा गया, मगर अभी तक वो सारी अफवाहें झूठे ही साबित हुई हैं और लगातार यही सिलसिला अब चल रहा है। और भारत में इतना ज़्यादा जो है उन पर काबू पाने के लिए मेहनत की जा रही है, मगर फिर भी आज भी उसकी कमाई का 40% हिस्सा भारत से ही जाता है दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम की 40% कमाई जो है वो भारत से ही है। और वहीं जो पूरे दुनिया के 2/3 मैच हैं उनकी मैच फिक्सिंग, उसमें जो सट्टा लगवाया जाता है वो भी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस ही लगवाते हैं। वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा कमाई। और बताया गया है जो ग्लोबल क्राइम या ग्लोबल टेररिस्ट एक घोषित कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और भारत, दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं। वहीं लश्कर ए तैयबा के साथ भी मिलकर जो है ऐसे कुछ संगठनों को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर दे के दाऊद इब्राहिम भारत में इंटर करवाता है। और ऐसे काफ़ी बड़े जो आतंकी, जो लश्कर ए तैयबा जैसे बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं उनको जो है फंड देता, फंडिंग करता है, उनको आतंक फैलाने के लिए फंड देता है दाऊद इब्राहिम। वहीं यूनाइटेड नेशन के फोर्ब्स ने ये बताया है कि अब तक सबसे ज़्यादा अमीर गैंगस्टर्स में से एक बन चुका है दाऊद इब्राहिम। 6.7 बिलियन US$ की संपत्ति है दाऊद इब्राहिम के पास। भारत में कई प्रॉपर्टीज पर जो है उसके कुर्क कर दी गई हैं दाऊद इब्राहिम की। 9 प्रॉपर्टीज अब तक जिनको बेच दिया गया है दाऊद इब्राहिम की। ये है दाऊद इब्राहिम की पूरी जन्म कहानी। और अभी तक जो अफवाहें हैं कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, मगर अभी तक वो झूठी साबित हुई हैं। अभी भी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही बैठा है और अपना पूरा रैकेट चला रहा है, पूरी डी कंपनी चला रहा है, अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है और जो है अपनी कमाई लगातार बढ़ाता जा रहा है। धंधे आज भी दाऊद इब्राहिम के वैसे के वैसे ही चालू हैं। यहाँ तक कि कई देशों की पुलिस उसे पकड़ने में लगी हुई है।
कई देशों में की एजेंसियां आज दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में लगी हुई हैं, मगर दाऊद इब्राहिम अभी तक उसके हाथों नहीं आ रहा है, हाथ नहीं आ रहा है। दाऊद इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम को लेकर एक और बात है कि दाऊद इब्राहिम बचने के लिए कई बार अपने फेस की सर्जरी भी करवा चुका है। तो ये है दाऊद इब्राहिम की पूरी कर्म कुंडली। ऐसी ही गैंगस्टर्स की कर्म कुंडली जानने के लिए, सभी की कर्म कुंडली जानने के लिए, अच्छी से अच्छी न्यूज़ जानने के लिए NN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर ये पसंद आई, रियल स्टोरी ऑफ गैंग